अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, ऐसा नहीं है कि मैं कोई अति प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं निश्चित रूप से अधिक जिज्ञासु हूँ और किसी समस्या को सुलझाने में अधिक देर तक लगा रहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं एमसीक्यू ऑन सीजीएचएस सीएसएमए रूल्स पार्ट 7, which is based on 7th pay commission. These questions are very much useful for principal, vice principal in NCT conducted by UPSC, EMRS, KVS, NVS examinations. Video also useful for junior accountant officer, senior accountant inspector, section officer, PNT, SAS, UDC, LDE, LDC examinations. तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन 121। इससे पहले 120 क्वेश्चन की सीरीज है, वो चैनल पर अवेलेबल है। आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखिए और अपनी तैयारी को कंप्लीट करिए। कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु ऑब्टेन्ड ए ट्रीटमेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल बी शिफ्टेड टू ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल आफ्टर द इमरजेंसी इज ओवर? क्या एक सरकारी कर्मचारी जिसने किसी निजी अस्पताल में उपचार प्राप्त किया है, उसे आपात स्थिति समाप्त होने के बाद किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है? हमारे ऑप्शन हैं: ए, ही शुड गेट डिस्चार्ज ओनली व्हेन द हॉस्पिटल ऑथोरिटीज डिस्चार्ज हिम फ्रॉम द प्राइवेट हॉस्पिटल। B, he can choose any hospital for his treatment. C, prior approval of the AMA is necessary. D, he should complete the treatment in the private hospital only. Correct answer is A. He should get discharged only when the hospital authorities discharge him from the private hospital. प्राइवेट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद में वो सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त अस्पताल में इलाज करवा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 122। फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन फॉर क्लेमिंग रिफंड ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर टेकिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम एन एएमए एंड ए हॉस्पिटल हैज टू बी मेड इन। एएमए और अस्पताल से इलाज के लिए किए गए चिकित्सा खर्च की वापसी का दावा करने के लिए आवेदन का फॉर्म कौन सा होगा? ए, मेडिकल फॉर्म 97, बी, मेडिकल फॉर्म 97A, सी, A4 पेपर, डी, बिल्स विद ए कंसोलिडेटेड सीट। करेक्ट आंसर इज ए, मेडिकल फॉर्म 97 में मेडिकल रिम्बर्समेंट का बिल है वो सबमिट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 123। विच अथॉरिटी इज कॉम्पिटेंट टू इन्वेस्टिगेट केसेज ऑफ मेडिकल रिम्बर्समेंट इन्वॉल्विंग ब्राइबरी एंड करप्शन? रिश्वत और भ्रष्टाचार से जुड़ी चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों की जांच करने के लिए कौन सा प्राधिकरण सक्षम है? ऑप्शन है: ए, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, बी, एरिया सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, सी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, डी, डिपार्टमेंट विजिलेंस ऑफिसर। तो रिश्वत और भ्रष्टाचार से जुड़े चिकित्सा प्रतिपूर्ति के मामलों की जांच करने के लिए कौन सा प्राधिकरण सक्षम होगा? इसका सही उत्तर है ए, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 124। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मेडिसिन्स एडमिजिबल फॉर रिम्बर्समेंट अंडर सीएसएमए रूल्स। सीएसएमए नियमों के तहत प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य दवाओं के प्रकार की पहचान करें। इनमें से कौन सी दवाएं होंगी जो सीएसएमए नियमों के तहत प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य है? ऑप्शन है: ए, सिद्धा मेडिसिन, बी, होम्योपैथिक मेडिसिन, सी, आयुर्वेदिक एंड यूनानी मेडिसिन, डी, ऑल दी अबव। तो इसका सही उत्तर है डी, ऑल दी अबव। सिद्धा मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन है वो सभी सीएसएमए नियमों के तहत प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 125। इफ द ट्रीटमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी prolonged, requiring many consultations and several injections spread over a period of more than 10 days,
द पेशेंट शुड बी रेफर्ड टू एन डैश ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल। मतलब है यदि उपचार के लंबे समय तक चलने की उम्मीद है, जिसमें 10 दिनों से अधिक की अवधि में कई परामर्श और कई इंजेक्शन की आवश्यकता होगी, रोगी को सरकारी अस्पताल के डैश के लिए भेजा जाना चाहिए। ऑप्शन है ए इन पेशेंट डिपार्टमेंट, बी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, सी आईसीयू डिपार्टमेंट, डी इमरजेंसी केयर डिपार्टमेंट। सही उत्तर है इसका बी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 126, पैथोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और अदर मेथड्स ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ डायग्नोसिस शुड बी कैरिड आउट एट ए डैश। निदान के उद्देश्य से पैथोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल या परीक्षा के अन्य तरीकों को किया जाना चाहिए कहां पर, कौन से अस्पताल में। ऑप्शन है ए प्राइवेट हॉस्पिटल, बी प्राइवेट लेबोरेटरी, सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और लेबोरेटरी, डी एनी वन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर होगा सी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और लेबोरेटरी। जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होंगे, चाहे तो पैथोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल या रेडियोलॉजिकल या किसी प्रकार के दूसरे एग्जामिनेशन हैं, वो करवाने जरूरी होंगे। क्वेश्चन नंबर 127, मेडिकल क्लेम्स ऑफ डैश आर नॉट रेफर्ड टू द डायरेक्टरेट जनरल HS ऑब्लिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर CSMA रूल्स। महानिदेशालय HS या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय CSMA नियमों के तहत डैश के चिकित्सा दावे संदर्भित नहीं है। ऑप्शन है ए एम्प्लॉइज ऑफ UT एडमिनिस्ट्रेशन, बी एम्प्लॉइज ऑफ ABs, सी एम्प्लॉइज ऑफ PSUs, डी ऑल दी अबव। इसका सही उत्तर है डी ऑल दी अबव। एम्प्लॉइज ऑफ UT एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉइज ऑफ ABs और एम्प्लॉइज ऑफ PSUs है वो इसके अंतर्गत संदर्भित नहीं होते CSMA रूल्स के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, फॉर व्हाट पर्पज शुड द पे एलिजिबिलिटी बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फॉर रिम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेज अंडर CSMA रूल्स। अर्थ है CSMA नियमों के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए वेतन पात्रता को किस उद्देश्य से ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऑप्शन है ए फॉर स्पेशल नर्सिंग, बी स्पेशल अटेंडेंट, सी आया चार्जेस, डी ऑल दी अबव। करेक्ट आंसर इज डी ऑल दी अबव। स्पेशल नर्सिंग और स्पेशल अटेंडेंट और साथ में आया चार्जेज के लिए वेतन श्रेणी है वो ध्यान रखना जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, in case of treatment of female members receiving treatment at a recognized women's hospital, they should get the hospital bills etc countersigned by the dash of the hospital। मतलब किसी मान्यता प्राप्त महिला अस्पताल में उपचार प्राप्त करने वाली महिला सदस्यों के उपचार के मामले में उन्हें अस्पताल के डैश द्वारा प्रति हस्ताक्षरित अस्पताल के बिल आदि प्राप्त करने चाहिए। किसके द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने चाहिए। ए ट्रीटिंग डॉक्टर, बी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, सी वार्ड डॉक्टर, डी AMA ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट। इसका सही उत्तर है बी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट ऑफ द हॉस्पिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन 130, कंसल्टेशन ऑफ AMA इज नॉट इज नेसेसरी इफ द ट्रीटमेंट इज फॉर ए फीमेल फैमिली मेंबर एज इन पेशेंट इन ए डैश। AMA का परामर्श आवश्यक नहीं है यदि उपचार परिवार की महिला सदस्य के लिए डैश में रोगी के रूप में है। कौन से अस्पताल में रोगी के रूप में है। ऑप्शन है ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल, बी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सी रिकॉग्नाइज्ड वुमेन्स हॉस्पिटल, डी प्राइवेट हॉस्पिटल। करेक्ट आंसर इज सी रिकॉग्नाइज्ड वुमेन्स हॉस्पिटल। AMA का परामर्श आवश्यक नहीं है अगर वो रिकॉग्नाइज्ड वुमेन्स हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हैं तो। डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोज हैं मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और सर्विस रूल्स है,
एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स है, साथ में ही एकेडमिक पार्ट के वीडियोज हैं वो अवेलेबल है। आप सारे वीडियोज देखिए और अपने प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 131, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द करेक्ट ऑर्डर टू एनेबल hassle free for a government servant. Condition first, whenever you are sick, consult your AMA. Second, when you go to a hospital for admission, inform the AMA about the fact that you are a central government servant. Third, get all bills, receipts, essentiality certificate, etc. duly signed by the AMA. Fourth, prefer your claims within the time limit. तो इनमें से कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के लिए? ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बी सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। सी फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट। डी थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। इसका करेक्ट सीक्वेंस है ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट कंडीशन, वेन एवर यू आर सिक कंसल्ट योर एमए, पहला काम ये होगा। उसके बाद में वेन यू गो टू ए हॉस्पिटल फॉर एडमिशन इन्फॉर्म द एमए अबाउट द फैक्ट दैट यू आर ए सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट, ये बात बतानी होगी अस्पताल जाते हैं तो। और तीसरी है गेट ऑल बिल्स, रिसिप्ट, इसेंशियलिटी सर्टिफिकेट एटसेट्रा ड्यूली साइंड बाय द एमए, सारे बिल हैं, रिसिप्ट हैं, इसेंशियल सर्टिफिकेट है, वो सिग्नेचर होने चाहिए एएमए के द्वारा। और फोर्थ है प्रिपेयर योर क्लेम्स विद इन द टाइम लिमिट, जो भी टाइम लिमिट दिया है वो उसके अंदर ही बिल सबमिट करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, द एएमए शुड प्रेस्क्राइब सच क्वांटिटीज ऑफ मेडिसिन एज आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर treatment of the disease within a period of dash days from the commencement of treatment। मतलब है एएमए को उपचार शुरू होने के कितने दिनों की अवधि के भीतर बीमारी के इलाज के लिए आवश्यक और पर्याप्त मात्रा में दवाएं लिखनी चाहिए। ऑप्शन है ए 25 डेज, बी 20 डेज, सी 15 डेज, डी 10 डेज। करेक्ट आंसर इज डी, 10 दिनों की दवाइयां हैं उसको एक परामर्श में देनी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस टू जस्टिफाई ट्रीटमेंट इन प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन एन इमरजेंसी अंडर सीएसएमए रूल्स। सीएसएमए नियमों के तहत आपात स्थिति में निजी चिकित्सा संस्थान में इलाज को सही ठहराने के लिए क्या परिस्थितियां हैं? ए एक्सीडेंट्स, बी serious nature of disease, C patient was admitted by others when the beneficiary was unconscious, D all the above। इसका सही उत्तर क्या है? डी ऑल दी अबव। इन सभी कंडीशंस में प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के बाद में सीएसएमए रूल्स के तहत रिम्बर्समेंट मिलेगा। एक्सीडेंट होता है, सीरियस नेचर ऑफ डिजीज है, या कर्मचारी अनकॉन्शियस है और किसी दूसरे ने उसको एडमिट करवाया है तो उसको सीएसएमए रूल के तहत पेमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134, व्हाट इज द स्पेशल रेलवे concession available for a TB cancer patient who is traveling alone for taking treatment। इलाज के लिए अकेले यात्रा करने वाले टीबी या कैंसर रोगी के लिए रेलवे में क्या विशेष रियायत उपलब्ध है? ऑप्शन है ए सिंगल जर्नी टिकट ऑन पेमेंट ऑफ 1/4 द नॉर्मल फेयर ड्यू, बी सिंगल जर्नी टिकट ऑन पेमेंट ऑफ हाफ द नॉर्मल फेयर ड्यू, सी सिंगल जर्नी टिकट ऑन पेमेंट ऑफ 3/4 द नॉर्मल फेयर ड्यू, डी नो स्पेशल कंसेशन इज अवेलेबल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। इसका सही उत्तर है ए सिंगल जर्नी टिकट ऑन पेमेंट ऑफ 1/4 द नॉर्मल फेयर। अगर सिंगल यात्रा कर रहा है इलाज के लिए 1/4 पेमेंट है वो देना होगा रेलवे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 135, स्टेट वेदर टीए इज रिम्बर्स्ड फॉर जर्नी अंडरटेकन बाय द डोनर ऑफ ए किडनी। बताएं कि क्या किडनी डोनर द्वारा की गई यात्रा के लिए टीए की प्रतिपूर्ति की जाती है? ऑप्शन है ए
no reimbursement of TA is made. B. Expenses of the donor should be undertaken by the government servant. C. Donor has to meet his expenses. D. TA will be admissible at the rates applicable to the recipient government servant. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया है पिछले परीक्षाओं में, अभी भी उसका इंपॉर्टेंस है वो खत्म नहीं हुआ है, ये आ सकता है। तो इसका सही उत्तर है डी, टीए विल बी एडमिजिबल एट द रेट्स एप्लीकेबल टू द रेसिपिएंट गवर्नमेंट सर्वेंट। डोनर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो रेसिपिएंट की एलिजिबिलिटी के अनुसार टीए मिलेगा, और अगर डोनर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको अपनी एलिजिबिलिटी के अनुसार टीए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, under what conditions will government servant be entitled for reimbursement of charges paid for an ambulance used for the conveyance of self oblique family members for medical treatment? अर्थ है चिकित्सा उपचार के लिए स्वयं या परिवार के सदस्यों के परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली एम्बुलेंस के लिए भुगतान किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए सरकारी कर्मचारी किन शर्तों के तहत हकदार होंगे। ये कंडीशंस दी हैं। पहली है, इफ इट इज सर्टिफाइड इन राइटिंग बाय द मेडिकल अथॉरिटीज दैट कन्वेंस ऑफ द पेशेंट बाय एनी अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस वुड डेफिनेटली endanger the life of the patient. B. If the ambulance used belongs to government or local fund or a social service organization such as the Red Cross Society, etc. C. If the ambulance is used within the same city. D. All the above. Correct answer is D. All the above. एम्बुलेंस चार्जेज है वो ये सभी कंडीशंस में मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, what is the minimum distance specified for claiming traveling allowance when a government servant undertakes a journey to obtain appropriate medical treatment? यात्रा भत्ता का दावा करने के लिए निर्दिष्ट न्यूनतम दूरी क्या है जब एक सरकारी कर्मचारी उचित चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए यात्रा करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ए 15 किलोमीटर्स, बी 10 किलोमीटर्स, सी 8 किलोमीटर्स, डी 16 किलोमीटर्स। करेक्ट आंसर इज सी 8 किलोमीटर्स। अगर 8 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करता है तो उसको टीए मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, कैन ए गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली क्लेम टीए डीए फॉर ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट मेडिकल अटेंडेंस और ट्रीटमेंट? क्या कोई सरकारी कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य उचित चिकित्सा उपस्थिति या उपचार प्राप्त करने के लिए टीएडीए का दावा कर सकते हैं? ऑप्शन है हमारे ए टीए ओनली, बी बोथ टीए एंड डीए, सी नॉट एलिजिबल, डी डीए ओनली। करेक्ट आंसर इज बी बोथ टीए एंड डीए, दोनों के लिए ही एलिजिबिलिटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 139, द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी हैज बीन डिवाइडेड इन टू डैश काउंसिल्स। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी को डैश परिषदों में विभाजित किया गया है। कितने परिषदों में? ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। करेक्ट आंसर इज सी 4। सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी है, उसको 4 काउंसिल में बांटा गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 140, अंडर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी रिम्बर्समेंट ऑफ इसेंशियल एक्सपेंडिचर इज डन फॉर ए मैक्सिमम ऑफ डैश कंसल्टेशंस एट एन इंटरवल ऑफ 10 days। भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के तहत आवश्यक व्यय की प्रतिपूर्ति 10 दिनों के अंतराल में अधिकतम परामर्श के लिए की जाती है। कितने अधिकतम परामर्श लिए जाते हैं 10-10 दिन के इंटरवल में? ऑप्शन है ए 6, बी 4, सी 2 और डी 3। इसका सही उत्तर है बी
4 कंसल्टेशंस हैं वो 10 डेज के इंटरवल के बाद में लिए जा सकते हैं अगर वो ट्रीटमेंट लिया जा रहा है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन या होम्योपैथी में। डियर फ्रेंड्स, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल पोस्ट के लिए चाहे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है या लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस हो रही है, स्टडी मटेरियल है वो एक जगह पर बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए सारे सिलेबस रिलेटेड स्टडी मटेरियल। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स है, सर्विस रूल्स है, साथ में एकेडमिक पार्ट है वो भी कवर किया गया है। सारे वीडियोज आप देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें आपको किस तरीके के क्वेश्चंस चाहिए और आप कौन से पार्ट पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिए क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।